अप्रेजल, पहले तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझते कंपनीज चलती किस तरह से हैं। आप लोगों को पता ही है, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, राइट। और शेयर होल्डर को क्या चाहिए कंपनी से? नहीं, शेयर्स तो उसको मिल चुके हैं, तभी तो वो शेयर होल्डर मिला है। उसको क्या चाहिए कंपनी से? प्रॉफिट चाहिए ना। और प्रॉफिट आप कह सकते हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। तो एक शेयर होल्डर को कंपनी से डिविडेंड चाहिए, नंबर 1। और नंबर टू उसको चाहिए शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है ना वो बढ़ जाए। अगर उसने आज एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है तो कल को ये 105, 110, 115, 120 ये बढ़ती जाए तो उसकी नेट वर्थ बढ़ती जाएगी, सही ना। अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, कल को वो 150 की हो गई तो हमारी नेटवर्थ 100 से कितनी हो गई? 150 हो गई। तो शेयर्स के भी ऐसे ही है, शेयर्स हमने रखे हैं, हम चाहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो ये दो चीज़ें जो शेयर होल्डर को कंपनी से चाहिए, एक उसको डिविडेंड चाहिए और दूसरा उसको शेयर्स की मार्केट प्राइस में इंक्रीमेंट चाहिए, ये उसको चाहिए। अब ये करके किसको देना है? अब कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये काम कंपनी के केस में शेयर होल्डर को खुद नहीं करना, मालिक को नहीं करना। जो शेयर होल्डर ऑपरेशंस में होता ही नहीं है। ये काम कौन करता है? कंपनी रन करती है। कंपनी रन कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। ये जो प्रॉफिट बढ़ाना है और ये सारा काम करना है, ये किसको करके देना है? डायरेक्टर्स ने करके। डायरेक्टर्स को क्या मिलता है कंपनी से? इनको सैलरी मिलती है कंपनी से ये काम करने। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। अब डायरेक्टर्स का काम है ये सोचना किस तरह से डिविडेंड ज़्यादा हो जाए और शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ जाए। ये दोनों काम हो सकते हैं एक ही तरह से। ये दोनों काम कैसे अचीवेबल हैं? वो सिर्फ इस तरह अचीवेबल है किसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब उनके लिए प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें से ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। जब आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ जिस पे ज़्यादा डिविडेंड और रिटर्न मिलेगा तो लोग वो ख़रीदने भी आएंगे, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और वो 1 रुपये कमा के देती, तो क्या रिटर्न हो गया? अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड निकालें तो डिविडेंड कितना दे रही कंपनी एक साल में? 1 रुपये का। और मार्केट प्राइस क्या है शेयर की? 10 रुपये। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? DPS अपॉन MPS। DPS 1 MPS 10 इंटू 100 कितना परसेंट है ये? 10%। अब आप ही सोचिए, अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, डिविडेंड बढ़ाया और कंपनी 2 रुपये की DPS पे आ गई। डिविडेंड पर शेयर 1 रुपये से कितना हो गया? 2 रुपये। मुझे 10% मिल रहा था ना पिछले साल। अगर आज मार्केट प्राइस 20 रुपये भी हो जाए तो भी मैं कंपनी का शेयर खरीद लूँगा, क्योंकि आज भी कितना मिल रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस कितनी हो गई है? 20 रुपये। समझ आप? तो मार्केट प्राइस डबल तक जा सकती है अगर डिविडेंड ज़्यादा हो जाए। डिविडेंड ज़्यादा कैसे होगा? ये सब चीज़ें कैसे होंगी? सिर्फ एक तरह से होगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगी। पहले मैं कहता था यार मैं 10% में खुश हूँ, तो आज अगर कंपनी का शेयर 20 रुपये का भी हो गया, डबल द प्राइस हो गया, मैं तब भी खरीदने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता आज 20 रुपये हुआ है तो कमाई भी कितनी हुई है? 2 रुपये हुई है। मैं अभी भी 10% मेंटेन कर जाऊँगा, राइट। तो इस तरह से कंपनी की शेयर्स की वैल्यूज़ बढ़ती हैं डिविडेंड्स के थ्रू। डिविडेंड्स और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये हमारी पढ़ाई के अंदर ये वाला फैक्टर है। अब इसका मतलब एक बात है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट बढ़ाना है शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स को। प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो सबसे कॉमन फैक्टर ये कि आप सेल्स को इंक्रीज़ करो,
आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करो, आप प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और आप सेल्स बढ़ाओ। सेल्स कभी भी शॉर्ट रन में नहीं बढ़ती, सेल्स बढ़ाने का प्रोसेस जो है ना लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं है कि हम आज चाहें सेल्स बढ़ा दें, हम कल चाहें सेल्स बढ़ा दें, हम 1 साल बाद सेल्स बढ़ाना चाहें हम बढ़ा दें। सेल्स तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और सेल्स बढ़ाने में एक लंबा प्रोसेस है, इतनी आसानी से सेल्स नहीं बढ़ती। लेकिन मुझे प्रॉफिट जल्दी बढ़ाना है, सेल्स तो मुझे बढ़ानी होंगी तो बिजनेस स्ट्रांग होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी बढ़ाना है जल्दी, तो मैं अब सेल्स का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो फिर बिजनेसेस क्या करते हैं, तो बिजनेस जाते हैं अदर इनकम्स पर। अदर इनकम्स भी तो एक ऑप्शन है ना। हम एक जगह जॉब कर रहे हैं और हम सैलरी लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करें हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगी ना, फ़ौरन तो नहीं बढ़ सकती ना। लेकिन अब हमें अगर उस सैलरी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना, बढ़ानी तो है हमें, लेकिन हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैसे अगर हमारे पास हैं कहीं, तो हम उसका घर खरीद लेंगे, उसको किराए पे दे देंगे, अपार्टमेंट खरीद लेंगे, किराए पे दे देंगे, किराया आना शुरू हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड अदर इनकम है। हम कहीं किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा, हम कहीं और पैसे लगा देंगे। तो अदर इनकम्स बढ़ाई जाती हैं जल्दी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अदर इनकम बढ़ाने के लिए एक चीज़ तो ज़रूरी है कि आपके पास कैश रिसोर्सेस, मतलब इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अदर इनकम्स बढ़ा सकते हो। और दूसरा, राइट डिसीजन के आपको इन्वेस्टमेंट किधर करनी है वो भी तो ज़रूरी है ना। पैसा तो है आपके पास, इन्वेस्टमेंट तो है आपके पास, लेकिन ये थोड़ी कि पैसा है तो गारंटी है प्रॉफिट ही मिलेगा, नुकसान भी तो हो सकता है। तो जब हमें कहीं पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होती है अदर इनकम्स कमाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इसका एनालिसिस भी करते हैं कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहीं ये पैसे डूब तो नहीं जाएंगे उल्टा। तो हम उसमें करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस इन्वेस्टमेंट की फोरकास्टिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है। वो जो आप वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट को आप अप्रेज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करना सही है या नहीं सही है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कब होगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले होगा। और इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, अदर इनकम्स बढ़ाने के लिए। अदर इनकम्स क्यों बढ़ानी है, अदर इनकम्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट क्यों बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा। डिविडेंड क्यों बढ़ाना है, ताकि शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़े। और ये क्यों करना है, क्योंकि शेयर होल्डर को ये चाहिए। ये है पूरा प्रोसेस जिसके लिए बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने के लिए 4 मेथड्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन 4 मेथड्स के थ्रू अप्रेज की जाती है ना, ये 4 मेथड्स। एक पेबैक मेथड है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी है, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आईआरआर, और एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है एआरआर। ये 4 मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। बिजनेस में भी यही हैं, हाँ, लेकिन बिजनेस में थोड़े से डिफरेंट हैं 1-2 फॉर्मूले। एआरआर डिफरेंट है, बिजनेस का अकाउंटिंग का थोड़ा सा फर्क है। और बाकी तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद नहीं है इतना बिजनेस में कितनी कैलकुलेशन है। बिजनेस में इतनी डिटेल में कैलकुलेशन नहीं है, अकाउंटिंग में ज़्यादा डिटेल में है। हाँ, टॉपिक यही है, एक आध चीज़ में फ़र्क भी है, मतलब एआरआर के फॉर्मूले में फ़र्क है और आईआरआर की कैलकुलेशन में फ़र्क है। बस ये 2 चीज़ों में डिफरेंस है, बाकी बिजनेस स्टडीज़ वाला ही है वैसे। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाहूँ मैं किसी और कॉलेज में भी पैसे लगा सकता हूँ। अगर उसके शेयर्स हैं तो मैं उसके स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकता हूँ, मुझे पता है। हाँ, हम पार्टनर भी बन सकते हैं किसी बिजनेस के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्यूशन सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर दी और मैं उस ट्यूशन सेंटर का पार्टनर बन गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ट्यूशन सेंटर में पार्टनरशिप लूँगा तो वहाँ से स्टूडेंट्स मैं कॉलेज लेकर आ सकूँगा, कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कैश फ्लोस।
और एक होता है प्रॉफिट या लॉस। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कैश फ्लोज का मतलब सिंपल है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इनफ्लोज आउटफ्लो, सिंपल, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए। और पैसा लगा के हम क्या देखना चाहते हैं? कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा बच रहा है। दूसरी अप्रोच ये प्रॉफिट और लॉस। बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, पता भी होगा। प्रॉफिट और लॉस क्या है? कितना आपकी इनकम्स हैं, इररिस्पेक्टिव पैसा आया या नहीं आया। फॉर एग्जांपल, आज क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को मुझे 5,000 रुपये मुझे उससे लेने हैं, तो 50 × 5 2.5 लाख रुपये मेरी इनकम है। तो मेरी इनकम तो 2.5 लाख है, लेकिन उसमें से 3-4 स्टूडेंट वो फीस ही नहीं देते। सर कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, अभी नहीं दे सकते, बाद में दे देंगे। तो टेक्निकली मेरे पास जो पैसा आके गिरता है ना, वो कमाई तो मेरी 2.5 लाख है, लेकिन जो पैसे आते हैं मेरे पास वो आते हैं 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, कभी देर से आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, राइट। तो इनकम मेरी 2.5 लाख है, कैश फ्लो जो इनफ्लो मुझे हो रहा है वो 2,20,000 रुपये का। तो फ़र्क है, इनकम के अंदर वो इनकम्स भी आ जाती हैं जिनसे हमें पैसे नहीं मिले या नहीं मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, हम अदर इनकम में लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट रिसीव में पैसा आता नहीं। पीबीडी कम हो गया, डिक्रीज इन पीबीडी कम होना इनकम है, अदर इनकम में आता है, लेकिन पीबीडी कम होगा कोई पैसे थोड़ी देगा हमें। प्रोविजन हमने बनाया था, अब हमने कम बना लिया, पैसे थोड़ी आ रहे। तो इनकम्स अलग चीज़ है और पैसे का आना अलग चीज़ है। ऐसे ही एक्सपेंसेस अलग चीज़ है और पैसे का जाना, आउटफ्लो, अलग चीज़ है। जैसे अक्रूड है कोई खर्चा, अक्रूड एक्सपेंस का मतलब हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? अक्रूड को अक्रूड इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? ऐड होता है। अक्रूड इनकम स्टेटमेंट में प्लस होता है, लेकिन पैसे तो नहीं जा रहे, गए तो नहीं अभी, बाद में जाएंगे शायद। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, पैसे नहीं जाएंगे। बैड डेट एक्सपेंस है, पैसे नहीं जाएंगे। पीबीडी बढ़ रहा है, एक्सपेंस है, पैसे नहीं जाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लेकिन पैसे नहीं जाएंगे। एक कुर्सी 10,000 से आज 6,000 की हो गई, तो 4,000 रुपये हमें किसी को देने नहीं है। कुर्सी हमारी 4,000 रुपये कम हो गई, 4,000 रुपये ले लो, हमें 4,000 किसी को देने नहीं है, राइट। तो इनकम्स अलग चीज़ें हैं, इनफ्लोस अलग चीज़ है, एक्सपेंसेस अलग चीज़ है, आउटफ्लो अलग चीज़, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार ये इनकम्स और एक्सपेंस से हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम लगा रहे हैं पैसा, तो हमें बताओ कितना आएगा पैसा। तो हमें पैसों के हिसाब से बात करो बस, हमें इस इनकम और एक्सपेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ लोग ये कहते हैं। तो फिर बात सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ऊपर होती है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो 4 मेथड्स हैं ना, ये 4 मेथड्स में से जो 3 पहले मेथड्स हैं, ये 3 पहले वाले 3, इन तीनों में बात होती है सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बेसिस पर। कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा बच रहा है वर्सेस कितना पैसा लगाया था, इसके ऊपर बात होती है। तो इनफ्लोज आउटफ्लोज पे बात होती है। और जो आखिरी है ना, ARR, इसमें बात होती है इनकम्स और एक्सपेंसेस। अच्छा, बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही अलग अलग है, कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो एक्सपेंस भी हैं, आउटफ्लो भी है। वेजेस एक्सपेंस है और वेजेस में पैसा भी जाएगा। रेंट एक्सपेंस है, पैसा भी जाएगा। बिजली का बिल एक्सपेंस है, आउटफ्लो भी होगा उसके अंदर, पैसा भी जाएगा। बिजली का बिल के लिए पैसे देंगे ना, आउटफ्लो होगा उसके लिए, सही है। तो बहुत सारे
कॉमन चीज़ें भी हैं जो एक्सपेंस भी हैं, आउटफ्लो भी हैं। कुछ चीज़ें अलग अलग भी हैं, जो एक्सपेंस हैं आउटफ्लो नहीं है। वो आउटफ्लो है लेकिन एक्सपेंस नहीं है, नॉन करंट एसेट है वो। इस तरह है चीज़ें, ठीक है। तो पहले जो 3 मेथड्स है ना, इनमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बेसिस पे बात होगी। पे बैक, एनपीवी, आईआरआर। एआरआर जो है ना, इस पे इनकम एक्सपेंस है, ठीक है। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और आते हैं वापस पहले, सबसे पहले पे बैक मेथड पे। तो देखें एम्फेसिस उसी के ऊपर है, इनफ्लोज पे और आउटफ्लोज पे। 3 मेथड्स हैं जो इनफ्लो आउटफ्लो ले रहे हैं, और एक मेथड सिर्फ इनकम एक्सपेंस ले रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो पे एम्फेसिस क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जा रहा है पैसा। तो लोग कहते हैं पैसा लगा के पैसा कितना आ रहा है वो बताओ। तो पैसे का पैसे से कनेक्शन है, तो इसलिए इनफ्लोज आउटफ्लोज पे ज़्यादा वर्किंग है बनिस्बत इनकम और एक्सपेंसेस के। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इनकम से तो मुझे पता नहीं कितनी दिखाओ, पैसा आ ही नहीं रहा, फ़ायदा क्या? तो मेरी बात है। तो वो कहते हैं यार तुम हमें कैश फ्लोज की बेसिस पे बताओ। फॉर एग्जांपल, खैर छोड़ें, लंबी बात हो जाएगी। फिलहाल इनफ्लोज और आउटफ्लो से ज़्यादा एम्फेसिस है, तो पहले 3 मेथड जो हैं वो इनफ्लो आउटफ्लो से बात करेंगे। अगर हम पे बैक की बात करें, पे बैक मेथड, पे बैक मेथड क्या बताता है, इसका काम क्या है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये बताता है। हाउ लॉन्ग प्रोजेक्ट वुड टेक टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना पे बैक मेथड हमें टाइम बताता है, टाइम, इससे टाइम पता चलता है, साल पता चलता है, कितने साल लगेंगे जो पैसा लगा रहे हैं वो वापस आ जाएगा। अगर आज मैं 4 साल या 5 साल नहीं, फॉर एग्जांपल आज मैं अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए, ये मेरे 1 करोड़ जो लग रहे हैं ये कब बाहर आएंगे? बाकी कमाना अमाना तो अलग बात है, मेरे जो पैसे आज लगने जा रहे हैं वो मुझे कब वापस मिलेंगे? उसके ऊपर कुछ कमाऊंगा तो मेरी कमाई है ना। अगर आज मैं 1 करोड़ रुपए कहीं लगा रहा हूँ, तो पहला मेरा सवाल क्या है, भाई मेरे 1 करोड़ सेफ रहे, फिर इसके ऊपर जो कमाऊँ वो एक अलग बात। मेरा जो 1 करोड़ जा रहा है वो कब मुझे वापस मिलेगा? वही बात है, जब प्रोजेक्ट कमाएगा तो वापस मिलेगा ना। तो पे बैक पीरियड ये बताता है, पे बैक मेथड ये बताता है कि कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा आपका लगा हुआ पैसा बाहर आने में। ऊपर क्या कमाओगे, कितना कमाओगे, ज़्यादा कमाओगे, नहीं कमाओगे, उसके ऊपर ये बात पे बैक करते ही नहीं। पे बैक कहता है बस आपका जो पैसा लग रहा है ना वो कितने साल में वापस आएगा, पे बैक सिर्फ वो बताता है। सही है। अब इसमें कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि देखें, पहले तो मुझे ये देखना है प्रोजेक्ट ने 1 साल में कितना कमा के दिया। सिर्फ कमाई थोड़ी होती है, कोई चीज़ चलती है, कोई बिजनेस चलता है तो खर्चे भी तो आते हैं ना उसको चलाने के। तो कितने इनफ्लोज हुए और कितने उसमें आउटफ्लो हुए, तो कितना मुझे नेट फ्लो बचा वो मेरे पैसे रिकवर करके देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 साल में एक बिज़नेस 15,000 रुपये कमा के देगा, 15,000 रुपया आएगा उससे, 15,000 आएगा लेकिन उसके खर्चे भी हैं, 5,000 रुपये खर्च भी होंगे, तो मुझे 1 साल में कितने बचेंगे? 10,000 बचेंगे। दूसरे साल कितने बचेंगे? तीसरे साल कितने बचेंगे? तो मेरे जो 30,000 लगे हैं वो मुझे कितने टाइम में मिल जाएंगे? 3 साल में, अगर हर साल 10,000 बचाए तो पे बैक का आंसर होगा 3 ईयर्स। ये पे बैक मेथड बताता है, टाइम में आंसर बताता है, टाइम में आता है इसका आंसर। तो हम इनफ्लोज लिखते हैं, आउटफ्लोज लिखते हैं, ये सब सवाल में दिए हुए होंगे। इनफ्लो आउटफ्लो हमें सवाल में गिवन होंगे कि एक प्रोजेक्ट है वो फॉर एग्जांपल 4 साल चलेगा, ये भी बताएगा सवाल में कितने साल चलेगा, उसकी लाइफ बताएगा, लाइफ और इन्वेस्टमेंट बताएगा वो। फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स है, और उन 4 सालों में कितना इनफ्लो होगा हर साल, ये भी वो बताएगा हमें। और हर साल आउटफ्लो कितना होगा वो भी वो बताएगा हमें एग्जाम में।
फॉर एग्जाम्पल आउटफ्लो हो रहा है, हमें बस इनफ्लो में से आउटफ्लो को सब्ट्रैक्ट करना है, नेट फ्लो निकालना है। इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करना है, नेट फ्लो निकालना है। ये आ जाएंगे नेट फ्लोस। फिर वो हमें ये भी बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये लगाए थे, तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की वो कितनी है, वो 25,000 है। तो इन्वेस्टमेंट हमने करी 25,000 रुपये की, और हर साल हमने कितने इनफ्लो बनाए, ये इनफ्लो आएंगे हर साल, ये आउटफ्लो आएंगे हर साल, ये नेट फ्लो हम माइनस करेंगे, हम बस नेट फ्लो निकाल लेंगे हर साल। नेट फ्लो आ गया और इन्वेस्टमेंट कितनी है 25,000। हमें ये बताना है 25,000 कितने टाइम पीरियड में, कितने सालों में हमें 25,000 वापस मिल जाएंगे। क्या ऊपर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे ये बात नहीं करनी, हमारे 25,000 जो लग रहे हैं ना वो कितने टाइम में वापस आ जाएंगे, वो पे बैक है। अब आप ये देखें, पहले 2 साल की बात करें, 10,000 और 12,000, पहले 2 साल में कितने हो गए 22। क्या पहले 2 साल में अमाउंट पूरी हुई, नहीं हुई। अच्छा अगर हम 3 साल मिला लें, 22 और 8 कितने हो गई 30, हमारे 25 पूरे हो गए, लेकिन ऊपर निकल गए। 3 साल मिलाए तो 25 से भी ज़्यादा आ गया ना, 30,000 पे पहुँच गया। 2 साल पे पूरा नहीं हो रहा, 2 साल पे अमाउंट पूरा नहीं हो रहा, 3 साल में अमाउंट ऊपर निकल रहा। तो जिस साल अमाउंट ऊपर निकल रहा होता है ना, उस वाले साल को हम छोड़ देते हैं। यानी फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने मिलाए, अमाउंट पूरा, फर्स्ट 2 ईयर्स मिलाए तो अमाउंट पूरा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने 3rd ईयर मिलाया, अमाउंट ऊपर निकल गया, तो 3rd ईयर को मिला रहा हूँ तो अमाउंट ऊपर निकल रहा है। तो जिस साल को मिला के अमाउंट ऊपर निकल रहा है ना, उस वाले साल को आप छोड़ दोगे, तो मैं 3rd ईयर को छोड़ रहा हूँ, मैं 2 साल पे ही रुक जाऊँगा। तो हम 2 साल पे रुक गए। 2 साल में कितनी रिकवरी हुई 22,000। तो हम ये कहेंगे 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 2 सालों में कितने आ गए 22। कितने बाकी रह गए 3,000 बाकी रह गए 2 साल के बाद। ये 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद 3,000 रुपये बाकी रह गए। 2 साल बाद कितने बाकी रह गए 3,000। वो 3,000 हमें कब मिल जाएंगे, तीसरे साल में मिल जाएंगे। लेकिन तीसरे साल के कौन से मंथ में मिल जाएंगे ये हमें पता करना। तीसरे साल तो मिल रहे हैं ये 3,000, ये तो हमें पता है, ऊपर भी निकल रहे हैं हम, लेकिन तीसरे साल के कौन से महीने तक 3,000 मिल जाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना। तो उसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड कैश फ्लो डिवाइड बाय टोटल कैश फ्लो इन दैट पर्टिकुलर ईयर मल्टीप्लाई बाय 12। जैसे यहाँ पे आप देखो कितना रह गया रिक्वायर्ड आपका 2 साल बाद 3,000। ये आपको कब मिल जाएगा, तीसरे साल मिल जाएगा। तीसरे साल में टोटल कितना मिल रहा है, तीसरे साल में टोटल कितना मिल रहा है 8। चाहिए कितना, चाहिए कितने पैसे, 2 साल के बाद कितने रह गए 3,000 चाहिए। वो 3,000 हमें कब मिल रहे हैं 3rd ईयर में मिल रहा है। 3rd ईयर में टोटल कितने मिल रहे हैं 8, तो चाहिए 3, मिल रहे हैं 8, मल्टीप्लाई बाय 12 4.5। इसको राउंड ऑफ करेंगे आगे आप 5, ये मंथ्स आ जाएंगे। तो आप ये बोलेंगे पे बैक पीरियड इज 2 years एंड 5 months। ये पे बैक पीरियड होता है 2 साल 5 महीने। इतना ही आसान होता है। इनफ्लो आउटफ्लो की कैलकुलेशन सवाल में वो घुमा के दे देता है, और वो सवाल टू सवाल वेरी करेगा इसके अंदर। बाकी ये कैलकुलेशन ऐसे ही, आप नेट फ्लो पे पहुंच गए तो यही करना बस, चाहे कोई भी सवाल हो। हाँ एग्जैक्टली रेट तो नहीं पता, लेकिन ये जो पुलिस के से पुलिस के मंगवा लो ना, पुलिस के बबी अर्जुन मंगवा दो, दुकान में मंगवा लो। ठीक है, जो हम रिटेल में लेंगे वो एक ही बात आ जाएगी। तो चला लो खैर, चला रही है।
नहीं प्रेशर नहीं पड़ेगा, नहीं मैं हूँगा ना, सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है यार, इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस क्या आएगा? नेट फ्लोस। नेट फ्लोस को आप ऐड करते जाओगे, इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करोगे। एक साल ऐसा आएगा जिसमें आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट से ऊपर चली जाएगी, वो वाले साल को आप छोड़ दोगे, उससे एक साल पहले रुक जाओगे। जैसे थर्ड ईयर पे जाके इन्वेस्टमेंट ऊपर निकल रही थी तो थर्ड ईयर को छोड़ दिया, उससे एक साल पहले दूसरे साल पे हम रुक गए। दूसरे साल पे रुक के हमने क्या करा कि 2 सालों में कितने पैसे आए? 22। 25 में से निकाले 22, रह कितने गए 2 साल के बाद? 3000। 2 साल के बाद कितने रह गए? 3000। वो कब मिलेंगे हमें? तीसरे साल। तीसरे साल टोटल कितने मिल रहे हैं? 8000। तो हम बोलेंगे भाई रह गए थे 3000, रिक्वायर्ड कैश फ्लो टोटल आ कितना रहा है थर्ड ईयर? 8000 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मंथ्स आ गए। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 की बजाय वो करता है मल्टीप्लाई बाय 365। तो आपका आंसर 5 मंथ्स है ना, मंथ्स के बजाय दिनों में आ जाता है, वो डेज में आ जाता है। आप दोनों एक्सेप्टेबल। आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो या मल्टीप्लाई बाय 365 कर लो, आंसर डेज में लिख लो या मंथ्स में लिख लो, एग्जामिनर को दोनों एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सॉल्व करने से आ गया, सॉल्व हुआ। देखिए ये बनेगा टेबल, एक बनेगा ईयर, इनफ्लो, आउटफ्लो और आएगा नेट फ्लो। कितने साल का ये प्रोजेक्ट है? 5 साल का। तो पहले साल इनफ्लो 60,000 है हर साल, 60 60 60 60 और 60। आउटफ्लोज कितने हैं हर साल के? 51,000 है। नेट फ्लो आ जाएगा पहले साल का 9,000, सेकेंड ईयर का भी 9,000, थर्ड का भी 9। ठीक है, यार साल के आपके नेट फ्लोज आ गए। अब पे बैक कैलकुलेट करना है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000 की इन्वेस्टमेंट है। पहले 3 साल के अगर मिलाएं तो कितना बनता है? 27, पूरा नहीं हो रहा। चौथा साल मिलाएं तो कितना होता है? 36, ऊपर निकल रहा है ना,
4 साल में ला रहे हैं तो ऊपर निकल रहा है, जिस साल ऊपर निकलता है उस साल को छोड़ देते हैं हम। तो चौथे साल को मिला के ऊपर निकला था ना, हमने चौथे साल को छोड़ दिया, 3 साल पे रुक गए। 3 साल में कितने हुए रिकवर? 27 आउट ऑफ 30। तो कितने बाकी रह गए 3 साल बाद? 3000 बाकी रह गए 3 साल के बाद। तो 3000 बाकी रह गए, ये हमें कब मिलेंगे? चौथे साल मिलेंगे। चौथे साल टोटल आ कितने रहे? 9000 इंटू 12, 4 मंथ्स। तो हमारा पे बैक आ गया 3 years and 4 months। सही समझ में आ गई बात? ये आसान है, पे बैक आसान है। आपको जो पास्ट फिगर में सवाल आएंगे ना, कुछ आसान सवाल भी हैं और कुछ जो मुश्किल सवाल हैं वो मुश्किल मेथड के अंदर नहीं है, वो मुश्किल इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करने में है। इनफ्लो और आउटफ्लो की कैलकुलेशन आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। बाकी एक बार आपने नेट फ्लो निकाल लिया तो वर्किंग यही है, ये नहीं चेंज होगी कभी। अच्छा, एक होता है, इसको हम बोलते हैं ईयर 0। ईयर 0 का मतलब है आज का दिन। आज का दिन जिस दिन आप फैसला कर लोगे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो वाला दिन। ईयर 0 का मतलब है वो वाला दिन जिस दिन आप फैसला कर लोगे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फैसला कर लिया, तो उस दिन क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस दिन क्या होगा? पैसे आएंगे जाएंगे? तो अभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो पैसे क्या होंगे? जाएंगे। तो ईयर 0 में हमेशा क्या होता है और आउटफ्लो में क्या आता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें ईयर 0 भी लिखना है इसमें और हाँ, लिखना है ईयर 0 लिखना है। और ईयर 0 में क्या आता है? हमेशा इनफ्लो नहीं होता ईयर 0 में। ईयर 0 में हमेशा क्या होता है? आउटफ्लो। और आउटफ्लो में क्या होगा? पैसा जाएगा। और कौन सा आउटफ्लो होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयर 0 में आती है। एक बात। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात, स्क्रैप वैल्यू। अब से उसने स्क्रैप वैल्यू, बात सुने, स्क्रैप वैल्यू अब से उसने हटा दी सिलेबस में से आपके। लेकिन पुराने सवालों में स्क्रैप वैल्यू आपको नज़र आएगी। हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना कोई अलग चीज़। स्क्रैप वैल्यू के साथ भी आप पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी बात। क्योंकि अभी तो स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन पुराने सवाल जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें स्क्रैप वैल्यू आएगी, तो हम कर लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब आप एसेट की लाइफ के बाद उस एसेट को सेल करोगे, डिस्पोज करोगे। जैसे एसेट की लाइफ है 5 साल, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 years। आपने इन्वेस्टमेंट करी, कोई काम शुरू किया, उसकी लाइफ है 5 साल। तो 5 साल बाद आप क्या करोगे? उसके अंदर जो एसेट वैसेट रखे होंगे उसको आप क्या करोगे? बेच दोगे। बिजनेस तो खत्म हो गया आपका, चीज़ें बेचोगे। आप चीज़ें बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो कहलाएगी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इनफ्लो होता है। चीज़ें बेचोगे तो पैसे आएंगे जाएंगे? जब आप स्क्रैप करोगे, चीज़ों को बेचोगे तो पैसे आएंगे। लेकिन कब स्क्रैप करोगे? आपने क्या सोचा है ये प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा? 5 साल। तो कब स्क्रैप करोगे? 5 साल के बाद। तो स्क्रैप वैल्यू में पैसा आता है, इनफ्लो है स्क्रैप वैल्यू। लेकिन ये इनफ्लो कब होगा? जब प्रोजेक्ट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर सवाल में प्रोजेक्ट की लाइफ 4 years है तो स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगी आपको? 4 years के बाद। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 years है तो स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगी आपको? 5 years के बाद। तो इसका मतलब ये होता है स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल मिलती है, आखिरी साल के इनफ्लो में प्लस होती है। तो आखिरी साल हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब आपने प्रोजेक्ट बेचा, आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल गई। मतलब यहाँ अगर आप देखो तो 60,000 रुपये तो आपको प्रोजेक्ट कमा के देगा आखिरी साल। प्रोजेक्ट कितने कमा के देगा आखिरी साल? 60,000 कमा के देगा। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 5 साल में, तो उसी आखिरी साल क्या होगा? प्रोजेक्ट को हम बेच देंगे तो स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 60,000 उसकी कमाई के मिलेंगे और कुछ पैसे उसको बेच के जो मिल रहे हैं वो भी पैसे आएंगे आखिरी साल। तो स्क्रैप वैल्यू जब भी आपको दिखेगी, उसका क्या करना है सवाल में? स्क्रैप वैल्यू को आपने बस आखिरी साल के इनफ्लो में प्लस करना। स्क्रैप वैल्यू इज एडेड टू लास्ट ईयर इनफ्लो।
इन्वेस्टमेंट कब रिटर्न होगी वो निकाल रहे हैं। आगे भी तो वर्किंग करेंगे ना, ये पैसे भी तो आएंगे ना, हिसाब में तो डालेंगे ना। आप ये सोच रहे हो कि एक प्रोजेक्ट, अच्छा आप सोचे ना, अभी तो आप सब कुछ सोच ही रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आप क्या कर रहे हैं, ये काम कर तो नहीं लिया ना हमने, अभी करने से पहले सोच रहे हैं ना ये होगा। ये सारी हमारी एस्टिमेशंस हैं, फोरकास्टिंग है, ये सारी हमारी, सब हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं एक चीज़ 5 साल चलेगी, 5 साल के बाद क्या होगी, बिक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो 5 साल बाद बिक के क्या होगा, पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स डाली हैं उसने, कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी का। एक मशीन मिलती है 1.5 करोड़ रुपए की। अब उसका हिसाब ये होता है, उन्होंने किस तरह कैलकुलेशन करी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया उन्होंने ये कैलकुलेशन करी कि अगर हम 1.5 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदते हैं और वो मशीन नॉर्मली सही 4-5 साल चल जाती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, अपग्रेड होती रहती है, नई नई मशीनें आती रहती है, तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो उसने बोला हम एक काम करते हैं, मज्यूम करते हैं 5 साल में हमें मशीन रिप्लेस करनी है। अब ये असम्पशन है, हो सकता है 3 साल में करनी पड़े, हो सकता है 10 साल भी ना करनी पड़े, कुछ लोगों की मशीनें 10-10 साल भी चलती हैं। नहीं, उन्होंने एक बीच की वैल्यू ले ली, 5 साल में हम मशीन चेंज करेंगे, नई मशीन खरीदेंगे। तो इस मशीन की कैलकुलेशन हम 5 ईयर्स पे करेंगे। तो उन्होंने लाइफ कितनी सेट कर दी मशीन की, 5 साल। तो इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी सेट हो गई, 5 साल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1.5 करोड़ रुपए। मशीन से हर साल कितना कमाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे उन्होंने, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, ये वो कैलकुलेशन करके हमें हर साल इतना कमा लेंगे। और ये कमाने में खर्चे भी होंगे, फैक्ट्री चलानी है तो ये खर्चे भी होंगे, तो ये बचेगा हर साल हमें, ये बचेगा। तो 5 साल में इतना नेट फ्लो बचेगा। फिर 5 साल में जब अगर काम खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, मशीन है, लोहा है, बिकेगा। लोहा कितने का बिकेगा, उन्होंने कैलकुलेशंस करी, आज OLX निकाला और आज निकाल के ये देखा कि पुरानी मशीनें जो 5-5 साल की हैं वो कितने की बिक रही हैं। पुरानी मशीन 1.5 करोड़ की तो नहीं होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो 70-80 लाख रुपए की खरीदी थी, तो वो कितने की बिकी, 25 लाख की बिकी। तो 75 लाख की चीज़ 25 लाख की बिकती है, तो इसका मतलब कितना पैसा मिलता है, 1/5। 75 और 25, 75 को डिवाइड बाई 25 करें कितना होता है, 1/4 पैसे मिलते हैं। 1/4 का मतलब 25% मिलता है। जितने की मशीन खरीद रहे हो 5 साल बाद जब बेचने आते हो तो कितना मिलता है, 25%। ये सब एस्टिमेशन है। तो इन्होंने स्क्रैप वैल्यू डिसाइड कर ली, कितनी है स्क्रैप वैल्यू, 1.5 करोड़ की मशीन है अगर, तो 1.5 करोड़ का 25%, 1.5 करोड़ का 25% कितना बनेगा, 37,50,000। तो उन्होंने स्क्रैप वैल्यू सेट कर ली 37,50,000। तो वो क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, 5 साल तक मशीन चल रही है, 5 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगी तो हम उसको बेच देंगे, 37,50,000 हमें इनफ्लो स्क्रैप करके मिल जाए। मशीन चल के जो कमाएंगे वो तो कमाएंगे 5-6 साल, और मशीन जब खत्म हो जाएगी तो 37,50,000 स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन इस तरह से होती है। तो वो इनफ्लो सेट करा, आउटफ्लो सेट करा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पता था, स्क्रैप वैल्यू सेट करी, लाइफ सोची और फिर कैलकुलेशंस करी। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू अगर सवाल में दी हुई है, अगर है, तो वो आखिरी साल के इनफ्लो के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, आखिरी साल का इनफ्लो। ठीक है, ये पे बैक पीरियड हो गया। इसके बाद दूसरा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एनपीवी के लिए जो आधी वर्किंग है ना, वो आप पे बैक में कर चुके हो। एनपीवी कैसे निकालना है, एनपीवी ऐसे निकलता है जैसे हम IAS 36 में निकालते थे, इम्पेयरमेंट में निकालते थे। इम्पेयरमेंट में क्या कैलकुलेट करते थे, वैल्यू इन यूज। IAS 36 में हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते थे ना, वैसे ही ये एनपीवी है। तब मैंने आपको बताया था डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, मैं आपको जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो मैं डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको। एनपीवी कैसे निकलती है, ईयर आते हैं, पहले मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे होगी, फिर समझाता हूँ ये शो क्या करता है। इसकी थ्योरी लंबी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसको समझाना लंबा है। अगर तरीके से समझाया जाए कि एक्चुअली होता क्या है, वो समझाना इसका लंबा है, समझाना लंबा है, इसको कैलकुलेट करना, वर्किंग इसकी बहुत आसान है। तो हम पहले वर्किंग कर लेते हैं।
देखिए ये तो आप यहाँ तक की वर्किंग तो आप पे बैक में भी कर रहे थे ना, ईयर आ गया, इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो आ गया, नेट फ्लो आ गया। नेट फ्लो तक तो हम पे बैक में भी थे। 2 कॉलम्स और आते हैं इसके बाद, वो क्या है, जगह कम इधर बना देता हूँ। ईयर, इनफ्लो, आउटफ्लो, नेट फ्लो। एक कॉलम आता है डिस्काउंट फैक्टर का और एक आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF। DCFS डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। तो नेट फ्लो के बाद क्या आएगा, डिस्काउंट फैक्टर आएगा, और डिस्काउंट फैक्टर के बाद क्या आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF आएगा। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी, इधर आएगा सबसे पहले ईयर 0। ईयर 0 में इनफ्लो नहीं होता है, ईयर 0 में क्या होता है, आउटफ्लो होता है। और वो भी क्या होता है, आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल 30,000 थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ईयर 0 में इनफ्लो डैश है, कुछ नहीं हुआ। आउटफ्लो क्या हुआ, जो मशीन खरीदने का पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा लगेगा 30,000, ये आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो कुछ भी नहीं है, आउटफ्लो 30,000 है, तो नेट फ्लो क्या आएगा, डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है हमेशा। कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन में हो, कभी वो 10% देता है, कभी 20 देता है, कभी 15 देता है। ये होता क्या है मैं समझाऊंगा अभी सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे होता है। कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी परसेंटेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्काउंट फैक्टर परसेंटेज गिवन इन क्वेश्चन, इन ईयर 0 डिस्काउंट फैक्टर इज ऑलवेज 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्काउंट फैक्टर परसेंटेज गिवन इन क्वेश्चन। ईयर 0 में डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी परसेंटेज डिस्काउंट फैक्टर की सवाल में दी गई, ये 1 ही हो। पहले 0, ईयर 0 में हमेशा 1 होगा। तो 30,000 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा, अबे भाई क्या हो गया, 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार वही आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ये हो गया ईयर 0। ईयर 0 में क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, वो भी कौन सा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। किससे मल्टीप्लाई हुआ, डिस्काउंट फैक्टर से। ईयर 0 में डिस्काउंट फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1, चाहे कोई भी परसेंटेज हो, 1, उसको मल्टीप्लाई किया, DCF आ गया। फिर ईयर 1 था, 2 था, 3 था, फॉर एग्जाम्पल 4 साल थे, तो चारों साल के इनफ्लो लिखे, सवाल में दिए हुए होंगे, और अगर स्क्रैप वैल्यू तो वो ऐड कर दी इसमें इनफ्लो, और आखिरी साल में क्या करें, स्क्रैप वैल्यू प्लस कर। और हर साल के आपने क्या लिखे, आउटफ्लोस। हर साल का क्या आ गया, नेट फ्लो। डिस्काउंट फैक्टर हर साल के दिए हुए होंगे, हर साल के अलग हाँ अलग अलग दिए हुए होंगे। आप डिस्काउंट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करोगे नेट फ्लो को, और आपके पास क्या आ जाएगा, DCF। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करा, नेट फ्लो आया। नेट फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर जो दिया हुआ है हर साल का, उससे मल्टीप्लाई कराया, तो जो आंसर आया वो DCF वाले कॉलम में लिख दिया। नेट फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कराया, वो दिया हुआ है सवाल में। जैसे 0.909 दिया हुआ है, इसका 0.826 दिया हुआ है, 0.751 दिया हुआ है, 0.683 दिया हुआ है। इससे आपने मल्टीप्लाई करा दिया इस नेट फ्लो को, और जो आंसर आया वो DCF वाले कॉलम में लिख दिया, और आखिर में आपने इस कॉलम का टोटल कर लिया। कैसे टोटल किया, ये जो आए 1, 2, 3, 4, इन चारों को प्लस किया, 1, 2, 3, 4 जो आंसर है इनको क्या करा, प्लस, और उसमें से 30,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया आपने, माइनस कर दी। तो आपका जो आंसर आ गया ना, वो आपका NPV आ गया। ये होता क्या है और ये डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, इन दोनों को कल समझा दूंगा, और इसके एग्जाम्पल भी कल सॉल्व करा दूंगा। इसको समझाना टेक्निकल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, कैलकुलेशन आसान है।